हेलो एवरीवन, आवाज आ रही बेटा मेरी? यस यस सर। सर। ओके, चलो अपन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, आप लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ बुक पढ़ के देखा क्या कल ये? कुछ किया किसी ने रीड थोड़ा बहुत? अगर किया हो तो मेरे को थोड़ा सा बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब मुझे नाम से बुलाना पड़ेगा सब बच्चों को। ओके चल, हम देखते हैं फिर। अ, कल हम लोगों ने इससे बात कर ली थी हमारा वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का और मैथमेटिकल इंडक्शन का। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि क्या क्या हुआ करता था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं रीड किया है तो फिर अपन देख लेते हैं। जो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल था, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके ठीक। कल हम लोगों ने करी एक वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को रिवाइज करके बताएगा मुझे क्या था वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल? सर उसमें अगर कोई सेट एस है तो हाँ। उसमें एक सबसे छोटा नंबर भी होगा, सबसे लीस्ट एलिमेंट होगा। हाँ, और इसके पहले उसमें दो कंडीशंस नेसेसरी थी बेटा, क्या जरूरी थी? सर वो एक वो सर वो जीरो से से सेफ्टी होना चाहिए। छोटा एंड जो जिससे वो डिविजिबल है उससे बड़ा होगा, नहीं नहीं उससे नहीं। छोटा एंड जीरो से सर, बड़ा। नहीं। सर हाँ वो बता। नल सेफ्टी होना चाहिए और वो हाँ नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। हाँ, है ना। दो कंडीशन हमारी जो जरूरी थी वो ये थी, पहली कि एस इज नॉट अ नल सेट, मतलब एस के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। और दूसरा, एस के अंदर जो भी है, फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू एस, एक्स जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, या जीरो भी चल सकता है, बट जीरो से बड़ा ही हम केस लिया करेंगे। ठीक, तो ये दो कंडीशंस बहुत ज्यादा जरूरी थी, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन। अगर ऐसा होता था तो फिर एक लीस्ट एलिमेंट था, ये उसका कंक्लूजन है, दैट देन यू हैव अ लीस्ट एलिमेंट। उसके बाद में फिर हमने बात करी थी इंडक्शन की, कि जब हम प्रूफ बाय इंडक्शन करते हैं तो उसके हमने चार पांच स्टेप देखे थे। द फर्स्ट स्टेप वाज कि हम वन के लिए प्रूफ करते थे। आपके पास में कोई एक स्टेटमेंट होगा, पहले हमने देखा था कि एक स्टेटमेंट होगा। कोई एक स्टेटमेंट है मेरे पास में, फिर उसके बाद में मैं उसको वन के लिए प्रूफ करूंगा। अगर वन के लिए प्रूफ हो जाता है तो मैं मान लेता हूँ कि वो किसी के लिए ट्रू होगा। और फिर इससे हमने देखा था कि अगर के लिए ट्रू है तो के प्लस वन के लिए अगर ट्रू मिल जाए, ये हम ढूंढते थे, तो फिर हम कंक्लूड कर देते थे इट इज ट्रू फॉर ऑल, इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये हमारा इंडक्शन था, दिस वाज प्रूव बाय इंडक्शन। ठीक। फिर उसके बाद में हम हमारे उसी पुराने फॉर्म पे आ गए थे कि बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। और हम इस पे 2 दिन से बात कर रहे हैं, तो हम उसमें कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो आर है वो ए से छोटा होना चाहिए और जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा ही होना चाहिए। फिर हमने ऐसा देखा था कि जो क्यू है, मतलब हमने ये कंडीशन प्रूफ करी थी कल, और हमें यूनिकनेस की बात कर रहे थे हम, कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज यूनिकनेस, कि जब ऐसा लिखा जाएगा बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, तो ऐसा क्यू एंड ऐसा आर दे आर यूनिक, नो अदर सच क्यू एंड नो अदर सच आर कैन एग्जिस्ट। ठीक। तो जैसे यूनिकनेस एक इंपॉर्टेंट वर्ड था, वैसे एग्जिस्टेंस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। एग्जिस्टेंस, कि ऐसे दो अलग नहीं हो सकते, ठीक है, पर क्या ऐसे तो हो भी सकते हैं? क्या जरूरी है कि ऐसा क्यू होगा ही होगा? क्या जरूरी है ऐसा आर होगा ही होगा? तो हम लोग थोड़ी सी चर्चा इस पे कर लेते हैं आज, और फिर हमारे क्वेश्चंस वगैरह पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि फिर आप लोग भी प्रूफ वगैरह थोड़ा बहुत तो समझने ही लगे हो। मैं आगे बढ़ूं उसके लिए आप क्या करो कि ये वाला स्टेटमेंट जरा फिर से पढ़ लो। कल हमने इसका सेकंड वाला पार्ट पढ़ा था, ये नीचे वाला नेक्स्ट से। आज आप यहां से यहां तक का पढ़ के देखिए।
दिखाई दे रहा है क्या बेटा सभी को बुक में? हाँ सर। ओके, बस एक बार जरा थोड़ा सा उसको रीड करो। ठीक, पढ़ लिए सभी ने? देखो इसने क्या करा ना कि इसने एक सेट बनाया, उस सेट को उसने एस बोला और वो ऐसा कुछ लिखता है कि मेरे पास में एक सेट है और एस इस तरीके का बना रहा हूं, बी माइनस ए के सच दैट बी माइनस ए के इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। उसने ऐसी एक बात बोल दी। अब ये जो एस है, इसमें सिंबल तो मैंने एस यूज किया है, बट क्या ये मेरा वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल वाला ही एस है? मैं कैसे समझूं कि ये वही एस है? उसकी दो कंडीशंस थी। पहली तो क्या कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। है ना? इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। कैसे स्टेब्लिश करूं कि दिस इज नॉन एम्प्टी? कैसे पता चलेगा मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो है, और जो भी है वो जीरो से बड़ा है। जो भी इसके अंदर एक्स है, दैट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये दो बातें मुझे स्टैब्लिश करना है। कैसे कर सकते हैं? तो उसने ना इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स ढूंढे और उसे एक एलिमेंट दिखाई दिया। उसे एक एलिमेंट दिखाई दिया ये वाला, बी प्लस ए बी का मॉड, ये एस के अंदर होगा, ऐसा बोल रहा है वो फर्स्ट लाइन में। फिर से दिखा देता हूँ आपको बुक। सी क्लियरली बी प्लस मॉड ए बी बिलोंग्स टू एस। ऐसा क्यों होगा? कोई बताने की कोशिश करेगा क्या? क्योंकि अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ ना, तो देखो उसने बोला एस का कोई भी एलिमेंट ऐसा दिखता है बी माइनस ए के की तरह, तो ये बी की जगह पर तो बी है ही। फिर उसने बोला कि ये ए है, एंड दिस के इज नथिंग बट माइनस बी। ये जो के है वो क्या होगा मेरा? माइनस बी। अगर के को मैं माइनस बी बोल दूं तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ बी माइनस ए इंटू माइनस बी, विच इज नथिंग बट बी प्लस ए बी, एंड दिस इज ग्रेटर देन जीरो। कोई बच्चा कोशिश करेगा क्या समझाने की कि क्यों बी प्लस ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो? सर क्योंकि जो मॉड से वैल्यू निकल के आएंगी वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी, और बी बेटा, के साथ वहाँ पे ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हाँ फिर वो मतलब अगर बी अगर माइनस भी रहा तो ए हाँ भी तो उससे बड़ा रहेगा, जो कि हाँ, वेरी मॉड से नाइस। आया इसलिए पॉजिटिव रहेंगे। तो बहुत जब ऐड बढ़िया। करेंगे तो जीरो से बड़ा ही रहेगा। हाँ, ये जो भी मेरा नंबर रहेगा, ये बी अगर सपोज बी इज नेगेटिव, बी इज नेगेटिव, तो फिर क्या होगा? ए बी तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, और ये बी से काफी बड़ा रहने वाला है। दिस इज ग्रेटर देन बी, तो दिस इंप्लाइज ए बी माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो। एंड सपोज इफ बी इज पॉजिटिव, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बी प्लस ए बी इज पॉजिटिव, बात ही खत्म हो जाती है। तो दैट इज वाई दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? जो आपने बोला बेटा बिल्कुल वैसे ही कि ए बी इज अ मल्टीपल ऑफ बी, इसलिए बी से बड़ा ही होगा, और इसलिए हमेशा ग्रेटर देन जीरो मुझे मिल जाएगा। तो मतलब एस के अंदर कुछ ना कुछ तो है, और जो भी है वो जीरो से बड़ा भी है। इसका मतलब कि एस के अंदर मेरा जो एस है, तो उस एस हैज ए लीस्ट एलिमेंट। मेरे एस के अंदर एक लीस्ट एलिमेंट होगा,
और उस एलिमेंट को मैंने बोल दिया आर। तो फॉर सम आर वी हैव अ बी माइनस ए क्यू बिलोंगिंग टू एस। और ये जो आर है मेरा वो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। तो यही हमारा फॉर्म था, बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। सिंपल इस तरीके से उसको स्टैब्लिश करते हैं। अब एक और बात ये मुझे दिखानी है कि जो मेरा आर है वो ए से बड़ा नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट उसमें बोलता है, हम फिर से उस वाले पन्ने को पढ़ लेते हैं एक बार जरा, कि हमने अभी तक इसमें से क्या क्या कर लिया। सी, हमने ये बात कर ली, एस इज नॉन एम्प्टी हमने स्टैब्लिश कर लिया, एस के अंदर लीस्ट एलिमेंट होगा हमने ये स्टैब्लिश कर लिया। तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू बी माइनस ए क्यू। अब उसके मन में सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आर जो है वो ए से छोटा नहीं है, आर जो है वो ए से बड़ा है। पर ये पॉसिबल नहीं है, आर जो है हमेशा ए से छोटा ही होगा, हमें उसे ये दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि मान लो आर ए से बड़ा है, सपोज आर इज ग्रेटर देन मॉड ए। अगर ऐसा है तो फिर आर माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ये पक्की बात है कि ये आर से तो छोटा ही होगा, बिकॉज आर इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये आर से छोटा ही आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि दिस थिंग इज लेस देन आर, if r minus mod a is less than r, then this also belongs to s, r minus mod a belongs to s, which is not possible। ऐसा क्यों होगा? सर क्योंकि आर एक लिस्ट एलिमेंट है, वो सबसेट का, और जो हाँ, आर माइनस है वो लेस देन आर होगा, जो कि मतलब लिस्ट एलिमेंट से कम होगा। और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि r हमने लीस्ट माना हुआ है। यस लेकिन ये r माइनस मॉड ए एस के अंदर होगा, ये कैसे बोल सकता हूँ? और बेटा मैं ये कैसे स्टेब्लिश करें कि r माइनस मॉड ए एस के अंदर है? सी, पहली बात तो क्या है, ये कॉन्ट्रडिक्शन कब आ रहा है? तब आ रहा है जब ये इसके अंदर होगा, है ना। आर माइनस मॉड अगर एस के अंदर होगा तभी भी गेट अ कॉन्ट्रडिक्शन। अगर ये उसके अंदर है ही नहीं तो। पर ये पक्का है कि ये एस के अंदर है। और इरेजर अलग, इसलिए क्योंकि बी माइनस ए क्यू के फॉर्म की चीजें सारी की सारी एस के अंदर हैं। और इस वाले केस में मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि आर वॉज बी, ए तो ए है, एंड क्यू इज प्लस माइनस 1। therefore r minus mod s should be in s। आई क्या ये बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कोई एक हाँ बोल दे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नो नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो यू टेल मी कि सर मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। चलो हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने की कोशिश करते हैं ना, इसी बुक के ही हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आगे की सॉल्व। तो छोटा सा उसमें एक सवाल है, वो ऐसा कुछ बोलता है, एनी स्क्वायर इंटीजर, एनी स्क्वायर इंटीजर इज, एनी स्क्वायर इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4k और 8k प्लस 1। ये शो करना है मुझे। शो दैट, अगर मैंने कोई भी एक स्क्वायर नंबर लिखा तो मैं उसको हमेशा या तो 4k की तरह लिख सकता हूँ या फिर 8k प्लस 1 की तरह लिख सकता हूँ। मतलब ये होगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k हमेशा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8k प्लस 1, दोनों में से एक तो होगा ही होगा। कोई करना चाहेगा कोशिश? 4k स्क्वायर दिखाना तो बहुत ईजी है।
सर अगर हम एक इंटीजर मान ले a जो एक इवन नंबर है तो उसे हम 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेरी नाइस। जिसका स्क्वायर अगर हम करें तो 4m² होगा। एंड यस। वहां पे m² को हम k से रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक m² इज अ इंटीजर k। ठीक। सो इफ a इज एन इवन नंबर, if a is even, then it is always of the form 4k। और अगर odd हुआ तो और हुआ तो हम उसे 2m-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 2m+1 के फॉर्म में। 2m-1 ले लेते चलो। उसका हम होल स्क्वायर करें तो a² = हम्म। 4m² +1 -4m। हाँ, तो इसमें हम, एक मिनट। आराम से देख ले बेटा। इसमें से हम 4m बाहर ले लेते हैं, बचेगा m-1। और m इंटू, है ना, m×m-1 जो है, या तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक इवन नंबर होगा। दो कंसेक्यूटिव नंबर है ये दोनों, m और m-1। तो इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 8k प्लस। चलेगा क्या? ये बाकी लोगों को समझ में आया क्या बेटा? यस। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करके देखना। किसी ने पढ़ा क्या एग्जाम्पल नंबर 2 उस बुक का? नहीं पढ़ा हो तो आप उसको, मैं ये चाह रहा हूँ बेटा कि आप लोग खुद डाउट पूछे ना, मैं तो फिर ऐसे बुक वाइज करवाता रहूंगा तो कुछ खास मजा नहीं आएगा। मैं कुछ और क्वेश्चन भी करवाना चाहता था इससे अलग हटके। तो आप क्या करो कि इस एग्जाम्पल 2 को एटलीस्ट ट्राई करो। आप लोग इसके डाउट पूछने लगोगे तो मैं दूसरी बुक से और कुछ बेटर क्वेश्चन करवा पाऊंगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ते हैं एक नया थ्योरम जिसका नाम है बेजोस थ्योरम। ठीक, स्टेटमेंट बताता हूँ पहले थ्योरम का, फिर हम देखते हैं कि क्या उसका मतलब है। वो बड़ा खूबसूरत थ्योरम है और वो कुछ ऐसा बोलता है कि अगर दो नंबर हैं ए और बी, और इनका एचसीएफ जो है उसको आज से मैं ऐसा लिखा करूंगा, ए कॉमा बी, एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी। अगर मैंने ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ए बी लिख दिया इसका मतलब कि मैं एचसीएफ की बात कर रहा था ए और बी के। ठीक, तो अगर मैंने ए और बी का एचसीएफ निकाला तो जो भी इसका एचसीएफ आएगा, सपोज इट इज डी, तो मैं डी को हमेशा ए और बी के टर्म्स में लिख सकता हूँ। मैं इसे लिखूंगा ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट, जहां पे एक्स नॉट और वाई नॉट कोई भी दो इंटीजर हो सकते हैं। क्या होंगे वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, और उसको ढूंढने के लिए आपका यूक्लिड जो एल्गोरिदम था तो वो हमें काम आता है। अभी हम प्रूव करेंगे कि कैसे काम आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, सपोज 21 और 15 है, इसका एचसीएफ क्या आने वाला है? 3। वेरी नाइस। 3। तो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, 21x प्लस 15y इज इक्वल टू 3 फॉर सम x एंड y। फॉर सम x एंड y। अब मुझे ढूंढना है कि ये x और y क्या होंगे। तो जरा आप हिट एंड ट्राई लगाइए एक बार, और मुझे कोई बच्चा ढूंढ के दिखाओ कि ये x और ये y क्या हो सकते हैं। If 21x plus 15y should come as 3, x is equal to -2 and y is equal to 3। x minus 1 और y x is equal to -2 and y is equal to y is equal to 3।
x is equal to -2 and y is equal to 3. तो 21 times -2 is -42 and 15 times 3 is 45. So this turns out to be 3. ठीक है, कैसे ढूंढा बेटा? हिट एंड हिट एंड ट्रायल से किया। ठीक, हम क्या करेंगे ना, इसको कोशिश करेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज करके करने की। देखो, अगर 21 और 15 का मुझे एचसीएफ निकालना होता तो आपने ये प्रोसेस किया ही होगा। इसे हम 15 से डिवाइड करते हैं, 15 1 15 -15 बच गया 6। फिर हम 15 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 2 12 -12 बच गया 3। फिर हम 6 को 3 से डिवाइड करते हैं। आ रहा है क्या कुछ ऐसा यार? हाँ सर। है ना, ये भी एक तरीका है एचसीएफ ढूंढने का। यस सर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 21 इज इक्वल टू 15 times 1 plus 6, then 15 is equal to 6 times 2 plus 3, and then 6 is equal to 3 times 2. और अब मैं बैक सब्स्टिट्यूशन करूंगा। क्या करेंगे हम? बैक सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मतलब मैं नीचे से चालू करूंगा और वैल्यूज की ऊपर, नंबर्स की ऊपर वैल्यूज डालता जाऊंगा। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि 3 is equal to 21, या फिर 15 से चालू अगर मैं करूँ, एकदम ही पीछे से चालू करता हूँ। इस वाली को उठा लेता हूँ। 3 is equal to 15 minus 6 times 2। और फिर अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ से मैं 6 की वैल्यू उठा लेता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 15 माइनस 6 कितना है? 21 माइनस 15 इंटू 1 टाइम्स 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाता है 15 माइनस 21 प्लस 15 times 2, which is 15 times 3 minus 21। और ये मुझे दिखाई देता है कुछ ऐसा, 15 into y plus 21 into x। आप कंपेयर कर सकते हैं, यू कैन फाइंड कि y is 3 and x is -1। सर वो 21 इंटू 2 आएगा ना? 21 into 2, oh सॉरी यार बेटा, x is -2 है ना। यहाँ से वैल्यू उठा के रख दिया। आया क्या इतना प्रोसीजर समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ठीक। यस सर। तो हम एक और क्वेश्चन ट्राई करें। तो ये सपोज 18 and 30, इसका एचसीएफ कितना आएगा और कैसे हम एक्स और वाई ढूंढ सकते हैं? कितना आता है इसका एचसीएफ? 6। 6। तो 18x plus 30y should be 6. Find x and y. हिट एंड ट्रायल से भी आप कर सकते हैं, बट एक बार उस प्रोसीजर से करके देखो, क्योंकि हमें वो आगे काम पड़ने वाला है अभी। सर x equals to 2 and y equals to x is equal to नहीं x is equal to 2 and y is equal to -1। y is -1। बढ़िया। Yes. क्या लिख सकता हूँ मैं, कैसे लिखूंगा? क्या लिखूं? 1/6 and 1/10. 1/6 इंटीजर से लिखा है।
सर 2 n - यस 2 n - 1, पर हम कैसे निकालेंगे उसको? कोई बोलेगा जरा एक बार, मैं बस लिख दूं फटाफट। क्या लिखूं? 30 इज इक्वल 18 टू ट्रायल से 8 and 12 नहीं, 18 into 1 plus 12. 18 into 1 plus 12, फिर 18 is equal to 12 times 1 plus 6. 6, and then 12 is 12 is equal equal to 6 into 2. हाँ, और फिर बैक सब्स्टिट्यूट कैसे करें बेटा? Sir, 2 is सॉरी, आवाज कट गया आपका। सीधा इसी में डाल दूं क्या सब? हाँ sir. 30 is equal to 18 times 1 plus 12, so 12 was 6 times 2. 18 times 1 plus 6, what was 6? 6 was कुछ उल्टा उठा दिया मैंने ना। 6 से स्टार्ट करते हैं फिर, ऐसे में लंबा हो जाएगा, एकदम पीछे से चलते चलते हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 6 इज इक्वल टू 18 माइनस 12, हाँ sir. है ना? और फिर उसके बाद Yes. में दिस इज इक्वल टू 12 की वैल्यू यहां से डाल देता हूं मैं, 18 माइनस 30 माइनस 18, मुझे मिल जाएगा 18 माइनस 30 प्लस 80, विच इज 18 टाइम्स 2 माइनस 30, दिस इज इक्वल टू 18x माइनस 30y प्लस 30y, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, क्या इतने में समझ में आता है आपको कैसे करना था हमें और क्या कर रहे हैं हम? हाँ sir. यस। ओके, तो अब मेरे पास फिर से इस थ्योरम को मैं प्रूफ अभी मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि हम प्रूफ ही प्रूफ की बात करें चले जा रहे हैं, और एक बार आप थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करके और खुद पढ़ना स्टार्ट करो, फिर हम उसके बाद में उसको डिस्कस करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। बस ये ध्यान रखना है आपको कि जब हमने ये बात करी इस बेजोस थ्योरम की, तो भी हमने क्या बोला कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी होता है, वेयर डी इज नथिंग बट एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो मैं इसमें भी दोनों ही बातें प्रूफ करूंगा। एक हमें प्रूफ करना होगा कि देयर एग्जिस्ट सच एन एक्स एंड सच एन वाई, तो हमें एग्जिस्टेंस प्रूफ करना है, और दूसरी बात कि ऐसे एक्स एंड वाई दे आर यूनिक, हमें इसकी यूनिकनेस भी प्रूफ करना है। तो आप ये दोनों चीजें पढ़ के देखना उसी बुक से, और फिर मुझसे डाउट पूछना अगर आपको समझ में नहीं आता है। अभी फिलहाल हम ऐसा देख लेते हैं, सपोज ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, तो फिर इनका एचसीएफ क्या आएगा? 1. 1 आएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 आएगा? कुछ तो एक्स और कुछ तो ऐसे वाई होंगे जिनके लिए ये चीज 1 हो जाती है, ठीक है? तो इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आयोग में आया हुआ था, आपको किसी भी बुक में और कहीं भी मिल जाएगा, कुछ ऐसा बोलता है 21n प्लस 4 अपॉन 14n प्लस 3 इज इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल मतलब इसे कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता है। जैसे ऐसा लिखा हुआ है 8/4, तो हम 2 से दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन इसको किसी भी n के लिए आप कभी भी ऊपर नीचे कट नहीं कर सकते। देयर इज नो कॉमन फैक्टर अमंग दीज। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करते हैं? सर उन दोनों को को-प्राइम मान के उन दोनों को को प्राइम ही तो प्रूफ करना है बेटा। बताते हैं. ये इररिड्यूसिबल बताना है, मतलब कि यही शो करना है दैट दे आर को प्राइम, ये हमें प्रूफ ही करना है। सर एन की वैल्यू अपन हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं, हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं जा सकते बेटा, हमें इसका प्रूफ लिखना ही पड़ेगा ना, या फिर हमें शो करना ही पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से जाएगा तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी कि किस एन के लिए बात कर रहे हो आप। सपोज जैसे मैंने मान लिया n इज इक्वल टू 2, पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। मैं n की कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ, तो मैंने रख लिया n इज इक्वल टू सपोज 3। अगर n की वैल्यू 3 रख लूँ तो क्या आता है 21 इंटू 3 प्लस 4
अपॉन 67 अपॉन इंटू 3 प्लस 3 कितना आ रहा है 67 अपॉन 42 plus 3 which is 67 upon 45. So there is no common factor among these. By 67 और 45 ये दोनों को प्राइम ही आ गए. अब आप n की जगह पे कुछ और रख के देख लीजिए, 5 रख लो, 8 रख लो, और आपको कभी भी इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिखेगा. हमें ये शो करना है और हमें यूज यही रिजल्ट करना है जो हमने अभी हल पढ़ा. ax plus by is equal to d होता है. एक मिनट के लिए सोचो कि क्या लिख सकता हूं मैं. नहीं आता है तो फिर मैं बता दूं. चलो बताओ. देखो ये पेपर ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी चलता है. आप आईएमओ के पेपर के हिसाब से जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस करेंगे उतना बेटर है. अगर मैं इन दोनों का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करूँ, इस चीज को हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं. लीनियर कॉम्बिनेशन. बहुत जगह आप ये वर्ड पढ़ोगे, खासतौर से वेक्टर्स में पढ़ोगे. जब कभी भी सर आपको वेक्टर्स पढ़ाएंगे तो फिर आपको ये बहुत बार सुनने में आएगा. फिलहाल हम इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं ax प्लस dy के फॉर्म में लिखने की. मुझे ये पता है कि ये दोनों इररिड्यूसिबल शो करना है, मतलब कोप्राइम शो करना है, यानी इन दोनों का HCF 1 आना चाहिए. तो मैं किसी तरीके से ऐसा कुछ लिख पाऊँ 21n प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 14n प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 आ जाए. अगर मैं ऐसे x और ऐसे y ढूंढ लूं तो मेरा काम हो जाता है. और अगर ऐसा x और y मुझे कभी नहीं मिला तो इसका मतलब कि ये गलत है. अब आप हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा लगा सकते हैं. गैस करना है हमें कि ऐसा कौन सा x और ऐसा कौन सा y हो. x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3 अगर ले लूं मैं तो ये हो जाता है -2 इंटू 21n प्लस 4 प्लस 3 इंटू 14n प्लस 3 which is -42 and -8 plus 42 and plus 9 which is 1. तो क्योंकि अब मैं 21n प्लस 4x प्लस 14n प्लस 3 y इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ. इसका मतलब और ऐसा x और y मुझे मिल जाता है, इनका HCF 1 ही आएगा हमेशा. फॉर एनी n, कोई भी n होता हमेशा इनका HCF 1 ही आने वाला. किया क्या आपने फॉलो कि मैंने क्या किया, कैसे प्रूफ करने की कोशिश करी उसको हमारे थ्योरम यूज करके. नहीं आया क्या बेटा किसी को भी समझ में? समझा सर. मुझे समझ गया. समझ. ओके आपको एप्लीकेशन समझ में आया ना, मतलब कि थ्योरम का हमें यूज कैसे करना था. मुझे बस इस चीज को एस्टैब्लिश करना था. इफ आई कैन राइट दीज एज x टाइम्स पहला नंबर एंड y टाइम्स दूसरा नंबर इन द फॉर्म ऑफ 1, तो इसका मतलब ये दोनों को प्राइम ही होंगे. एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेगा. कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आता है. सुनो ये लाल सिंह का फोन आ रहा है लेना. ऐसा एक क्वेश्चन आता है. देयर इज अ नंबर tn which is equal to 2 raised to the power 2 raised to the power of n plus 1. ये एक टर्म है tn. मैं किसी एक नंबर को इस तरीके से लिख सकता हूँ. क्वेश्चन पूछता है कि इफ m is not equal to n, कोई दो नंबर है m और n. सॉरी बेटा क्या? ओके और कौन है?
देखो मैंने नंबर लिखा Tn इस फॉर्म का नंबर है, एंड इफ m इज नॉट इक्वल टू n, देन कैन यू शो दैट GCD या फिर HCF ऑफ Tm और Tn कोई भी दो नंबर ले लूं मैं, तो ये हमेशा को प्राइम ही आएंगे। एक बार क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ। उसका कहना है कि Tn की तरह कोई भी एक नंबर लिख सकता हूँ। सपोज मैंने n के लिए वैल्यू ले ली 2, तो T2 हो जाएगा 2 raised to the power 2 raised to the power 2 plus 1, which is 2 raised to the power 4 plus 1, which is 17। और m की वैल्यू सपोज मैंने ले ली 3, तो T3 is equal to 2 raised to the power 2 raised to the power 3 plus 1, which is 2 raised to the power 8 plus 1, which is 513 शायद, 217 सॉरी, शायद 217 है। और अगर आप इन दोनों नंबर को देखेंगे तो दे आर को प्राइम, ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये को प्राइम आने चाहिए। और हमसे पूछ रहा है कि शो दिस दैट दिस इज ऑलवेज ट्रू। कोई भी m कोई भी n ले लूं मैं, तो ये दोनों नंबर हमेशा को प्राइम ही आने वाले हैं। अब ये मुझे सर बस, दे आर क्लोज। हाँ, अभी मुझे बस इतना बताओ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सभी को? सर हाँ सर। वो 2 की पावर 8 + 1 257 होगा ना? 250, हाँ यार सॉरी, वो 2 की पावर से मैं कंफ्यूज हो गया। मेरा अर्थमेटिक बहुत कमजोर है, प्लस माइनस नहीं आता। कम से कम उस बहाने बोलते तो तुम लोग कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो कुछ ऐसा करेंगे हम, ध्यान से देखते जाना, और जहां समझ में नहीं आया आपको अलजेब्रा, वहां पे मुझे बताना कि सर ये वाला स्टेप उड़ गया दिमाग से। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, Tn इज इक्वल टू द 2 रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर n प्लस 1, तो Tn माइनस 2 हो जाएगा 2 रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर n माइनस 1। दोनों साइड से 2 माइनस कर दिया। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1। ये हमने शायद एक या दो क्लास पहले बात करी थी कि इस चीज को ऐसा कैसे लिख सकते हैं। आपको याद हो तो कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था मैंने, 3 रेस टू द पावर 4 रेस टू द पावर 4 इंटू 4, या फिर इस पूरे की पावर 4। सी, ये जो चीजें हम ऐसी छोटी छोटी देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे टूल्स हैं, ये बहुत बार यूज होते हैं। तो आपको इन्हें एक आइडेंटिटी की तरह याद रखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ होता था। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ फिर, 2 रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। और कोई गैस करना चाहेगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म बन रहा है, देखो ये। और यहाँ हाँ पे जो है ना, यस। यस सर। और ये जो इतनी चीज लिखी हुई है, क्या हम उसको ऐसा पढ़ सकते हैं, दिस इज इक्वल टू Tn-1। Tn-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रेस टू दी पावर 2 यस। रेस टू दी पावर n-1 माइनस 1, सॉरी प्लस 1। यहां से Tn था 2 की पावर n प्लस 1, तो Tn-1 हो जाएगा 2 की पावर n-1 प्लस 1। तो अगर यहाँ से मैं 2 की पावर n-1 निकालूं, तो दैट विल बी Tn-1 टू माइनस 1। n-1 माइनस 1, तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, इस चीज को हो जाएगा Tn-1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। ये चीज ये है इतनी पूरी। और फिर अब इसको लिख सकता हूँ मैं
Tn-1 माइनस इसका पूरा होल स्क्वायर खोल दिया मैंने, a² प्लस b² की तरह इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी। तो ये Tn-1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स Tn-1 प्लस 1, और ये वाला -1 यहाँ आ जाएगा। इस -1 से ये -1 कट जाएगा, मेरे पास बचता है Tn-1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स Tn-1। इस वजह से मैंने Tn-1 बाहर लिया, अंदर बचता है Tn-1 माइनस 2, विच इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये जो था मेरा, ये ओरिजिनल रिजल्ट था। ये Tn माइनस Tn -2। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? सिर्फ अलजेब्रा समझ में आई क्या अभी इतनी? कोई एक स्टेप जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे बताओ कि सर ये वाला बता दो, मैं नंबर लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। बढ़ू आगे बेटा, कुछ पूछना है किसी को? तो में से एक का तो आंसर देना पड़ेगा कि आगे बढ़ जाओ या पूछ लो। बिल्कुल ही समझ में नहीं आया क्या? सर समझा। ओके, ठीक, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब ये जो चीज लिखी है ना, इसको आप एकदम ध्यान से देखिए। ये भी आपको बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आने वाला है। इसकी मदद से ना मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो, Tn जो था वो आ रहा था Tn-1 और फिर Tn-2। यहाँ भी Tn-2 लिखा था, यहाँ भी Tn-1 -2 लिखा था। तो क्या इसकी हेल्प से मैं इस चीज को बगैर सॉल्व किए आगे ऐसा लिख सकता हूँ क्या? Tn-1 इंटू Tn-1 -2 की वैल्यू हो जाएगी Tn-1 इंटू Tn-2 -2। सर वो Tn-2 दो बार क्यों लिखा? क्या बेटा? ये वाला सेवंथ वाला, नहीं सर, उसके नीचे था। ये वाला अभी जो लिख रहा हूं मैं। यस सर। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं कुछ ऐसा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर n के लिए क्या मिल रहा था, n-1, और फिर जो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है Tn-2 एज इट इज यहाँ पे था, लेकिन n-1 के लिए, मतलब n के लिए जो था तो n-1 के लिए फिर से आ जाता है, सेम एज इट इज वही चीज लिखी रहती है। तो अगर कोई मुझसे पूछता कि बताओ व्हाट इज Tn-1 -2, तो बताओ मैं ऊपर की मदद से क्या लिख सकता हूँ इसको? ऐसा लिख सकता था क्या? Tn-2 -2 और ब्रैकेट में Tn-2 -2, -2। है ना? यस। तो अब मैंने क्या करा बेटा कि ये जो चीज लिखी हुई है ना, यही चीज यहाँ लिखी है, देख। यस सर। इसकी जगह पे उठा के इसकी वैल्यू डाल दी मैंने, तो मुझे कुछ ऐसा मिल गया। मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि Tn-2 इज इक्वल टू ये वाला, तो Tn-1 की जगह Tn-1 ही लिखा रहा, और इसकी वैल्यू जब मैं डाल रहा हूँ इतने की वैल्यू, तो वो ऐसी दिखाई दे रही है, इंटू Tn-2 और फिर से Tn-2 -2।
यस सर। है ना। और फिर अगर इसको मैं आगे बढ़ाता चला जाऊं तो अब इसके आगे फिर मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू टी एन माइनस वन इंटू टी एन माइनस टू इंटू टी एन माइनस थ्री इंटू टी एन माइनस फोर, और ऐसा करता जाऊंगा मैं, आखिर में बचेगा कुछ टी टू इंटू टी वन इंटू टी जीरो इंटू टी जीरो माइनस टू। क्या ये समझ में आया? देखो एन कोई यस। भी एक नंबर होगा, है ना। एन सपोज एन इज इक्वल टू सिक्स होगा, तो एन माइनस वन फाइव, फिर फोर, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन, और फिर जीरो, और फिर जीरो के आगे की कहानी आ जाएगी और यहाँ के रुक जाएगी। यहाँ के इसलिए रुक जाती है क्योंकि जैसे ही एन की जगह पे जीरो रखा जाता है, एन इज इक्वल टू जीरो होता है, तो टी एन था क्या ओरिजिनली ये। यहाँ अगर एन की जगह पे जीरो रखूंगा मैं, एन की जगह जीरो रखूंगा तो टू की पावर जीरो हो जाएगा, विच इज टू की पावर वन, विच इज टू, और टी एन था सर वो टू की पावर एन माइनस वन, विच विल बिकम वन। क्या बोल रहा है बेटा? बोलो बोलो बोलो। ये वाली जो चीज है, दिस टर्म विल बिकम वन, दिस टर्म विल ऑल्सो बिकम वन, एंड दिस विल बी समथिंग, ये टू होगी कायदे से। पर अभी मुझे उतने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है कि टी एन माइनस टू इज इक्वल टू टी एन माइनस वन, टी एन माइनस टू, टी एन माइनस थ्री, एंड सो ऑन टिल टी टू इंटू टी वन इंटू टी जीरो। अब मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन तो ये था कि टी एन और टी एम ये दोनों हमेशा को प्राइम होते हैं जब m इज नॉट इक्वल टू n था। अच्छा, अगर m इज नॉट इक्वल टू n था तो इसका मतलब कि या तो n या m बड़ा होगा, और मैंने मान लिया कि n बड़ा था, इसमें कोई लॉस ही नहीं, जनरलिटी अब कुछ होते नहीं है। तो अगर n m से बड़ा था, इसका मतलब कि टी एम जो है, जो मेरा टी एम है, वो टी एम इन्हीं में से कोई सा एक नंबर होगा क्या? हो सकता है कि टी एन जो था तो एन फाइव था, तो एम जो है वो फोर रहा होगा, तो वो यहाँ कहीं मुझे मिल ही जाएगा इन वाले टर्म्स में से एक। आ रहा है क्या समझ में इतना? यस सर। है ना। अगर वो इनमें से एक मुझे मिल जाता है, और यहाँ पे ऐसा लिखा है टी एन माइनस टू लिखूंगा, एन माइनस टू का वैल्यू था। अगर टी एम इनमें से कोई एक नंबर है, तो अब मैं ऐसा लिख सकता था कि टी एन माइनस टू इज इक्वल टू टी एम इंटू कोई एक एक्स। सपोज दिस वॉज टी एन, दिस वॉज टी एन, तो ये बाकी सब कुछ मिलके एक्स हो गए, तो मेरे पास ऐसी कोई एक चीज मिल जाती है। ठीक। और अब मान लो कि टी एन एंड टी एम, इनका जो एस सी एफ है, इनका जो एस सी एफ है दैट इज इक्वल टू सम डी, कोई एक नंबर डी है जो कि इनका एस सी एफ है। तो इसका मतलब डी टी एन को भी डिवाइड करेगा और डी टी एम को भी डिवाइड करेगा, और डी टू को। देख पा रहे हो क्या आप कैसे? सी, अगर मैं दोनों साइड डी से डिवाइड कर दूं तो ये एक इंटीजर मिलेगा क्योंकि वो एच सी एफ था। अगर इधर भी डी से डिवाइड किया तो फिर इस चीज को लिख सकता हूं मैं टी एन अपॉन डी माइनस टू अपॉन डी, तो ये भी एक इंटीजर होगा।
और टी एम एक्स अपॉन डी ये भी एक इंटीजर होगा, तो इसको भी एक इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब कि डी जो है उसको टू को डिवाइड करना ही करना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जो टू को डिवाइड कर सकता है और पॉजिटिव हो? या तो वन होगा या फिर टू खुद होगा। यस सर। क्या डी कभी भी टू हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो वन ही सकता? होगा हमें। हाँ, टू क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टी एन ऐसा है, टू की पावर एन प्लस वन, ये तो टू की पावर्स हैं, तो दिस इज ऑलवेज इवन, और प्लस वन कर दिया तो दिस बिकम्स ऑड। तो टी एन हमेशा एक ऑड नंबर है। अगर टी एन हमेशा एक ऑड नंबर है तो क्या उसके जीसीडी में कभी टू आ सकता है? No, sir. नहीं। कभी टू नहीं आ सकता, तो इसलिए ये जो डी है वो कभी टू हो ही नहीं सकता। अब जब ये डी टू नहीं हो सकता तो इसका मतलब कि डी को वन ही होना पड़ेगा, और डी था क्या? टी एम और टी एन का एस सी एफ। तो इन दोनों का एस सी एफ क्या आ गया? वन। दैट मीन्स दीज टू आर को प्राइम, जो हमें प्रूफ करना था। देखो, इतना लंबा क्वेश्चन आपसे कोई पहली बार में नहीं होने वाला, किसी से भी पहली बार में नहीं होने वाला। अभी हमें सिर्फ कुछ चीजें सीखनी है कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना होता है, और ज्यादा से ज्यादा मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना नॉलेज डेवलप कर लो कि अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी एक तरीका है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, तो मैंने क्या करने की कोशिश करी पूरे में, मैंने सिर्फ ऐसा कुछ करने की कोशिश करी कि मुझे टी एन और टी एम के बीच में एक रिलेशन मिल जाए। वही हमारा एक्स प्लस टी एम वाई इज इक्वल टू डी टाइप कुछ मिल जाए। मैं ऐसी कुछ कोशिश कर रहा था और मुझे कुछ ऐसा मिल गया था, टी एम माइनस टी एन एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, एक बार फिर से देखना है क्या आपको ऊपर से क्या क्या किया हमने, या लिख के ट्राई करना चाहोगे आप एक बार? Yes, sir. देख लो, अच्छे से पढ़ लो, कुछ डाउट आए तो मुझसे भी पूछ लो आप, सर ये तो समझ में नहीं आया। और जब नीचे करना हो तो बता देना बेटा, मैं नीचे कर दूंगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश कर लें और कुछ आप खुद कर लें, इसलिए हम थोड़े से इजी क्वेश्चंस वाले उस ऑप्शन पे आ जाते हैं हम। देखो, इसमें बुक में एक और क्वेश्चन है विच इज इजी। वो बोल रहा है कि मेरे पास दो नंबर है ए एंड बी, सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 100। ए प्लस बी जो है वो 100 है। तो बोलता है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, दोनों का एच सी एफ 3 नहीं आ सकता। ट्राई करेगा कोई बगैर बुक से देखे, नो चीटिंग। अगर दो नंबर्स का सम 100 होता है तो उन दोनों नंबर्स का एच सी एफ कभी भी 3 नहीं आ सकता। ये तो थोड़ा सा आसान है, कुछ भी ट्राई करो आप। देखो, आप कुछ भी गलत सलत बोलोगे ना बेटा तो कुछ हेल्प हो जाएगी। बताओ क्या करूँ? सर हाँ। अगर हमने ऐसा माना जो ए और बी का जो एच सी एफ 3 है, हाँ। मीन्स जो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3 होगा, ठीक है। और जो इक्वेशन दिया ऊपर की ए प्लस बी इक्वल टू 100 है, हाँ, तो उससे जो एक्स और वाई की वैल्यू 1 आ रही, एक्स और वाई की और जो वैल्यू 1 आ रही, 1 कैसे आ रही है बेटा? मतलब दोनों को अगर हमने कंपेयर किया तो
नहीं कर सकता कंपेयर, क्योंकि यहाँ पे 3 और यहाँ पर 100 है ना। उन्हें तब कंपेयर कर पाता बेटा जब ये दोनों भी बराबर होते, ठीक है सर। है ना। ठीक है, लेकिन आपने जो बोला, अगर मैं उसी को देख के चलूं तो फिर ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, कि इन दोनों साइड पे ना 3 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, दोनों ही साइड को 3 से डिवाइड कर देता हूँ। इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया और इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया। तो इसे लिख सकता हूँ मैं ax/3 प्लस by/3 इज इक्वल टू 1। यस सर। है ना। सर तो अब अगर a और b का HCF 3 होगा तो ये भी एक इंटीजर बन जाएगा और ये भी एक इंटीजर बन जाएगा। तो ये xm प्लस yn इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक। एक चीज तो हम ऐसे कर सकते हैं, और फिर इससे क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है, सोच के बताया कोई मुझे। वही हमारी बीजोस वाली थ्योरम की तरह दिखाई दे रहा है। अगर राइट हैंड साइड पे 1 आ गया तो मतलब को प्राइम वाली कुछ कंडीशन आ जाती है। अच्छा, हम दूसरे तरीके से अप्रोच कर लेते हैं और इजी वाला। मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूँ कि ए और बी का HCF अगर 3 है तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 3x, या फिर 3 डिवाइड्स a, b इज इक्वल टू 3y, या फिर 3 डिवाइड्स b। अगर 3a को भी डिवाइड करता है और 3b को भी डिवाइड करता है तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 3a प्लस b दोनों को डिवाइड करेगा ही करेगा। यस सर। और a प्लस b उसने कितना दिया है, 100। 100 तो 300 को डिवाइड करना चाहिए, नहीं करता सर। पर वो तो करता ही नहीं है। अगर 300 को डिवाइड नहीं करता है तो इसका मतलब 3 इसको भी डिवाइड नहीं करता है। नो इसका सर, नहीं मतलब करता। ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर ए और बी का HCF कभी भी 3 आ ही नहीं सकता अगर a प्लस बी 100 है तो। आया समझ में, क्योंकि जो भी HCF होगा यस। वो इन दोनों के सम को डिवाइड करेगा ही करेगा बेटा हमेशा। एक और क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि a और n कोई दो नंबर है और वो को प्राइम, b और n भी दो नंबर हैं, दे आर ऑल्सो को प्राइम। तो प्रूव करने को बोलता है कि a b और n ये भी को प्राइम ही निकलेगा। कोई ट्राई करना चाहेगा। सिर्फ मुझे इक्वेशन बताओ पहले, क्या इक्वेशन सीखी वो हम लिखते जाते हैं। इससे क्या लिख सकता हूँ मैं, ax plus by ny is equal to 1. ax प्लस एन वाई इज इक्वल टू 1। और इससे क्या लिख सकता हूँ मैं, bx plus बी bx एक्स नहीं, बी एक्स नहीं, कोई और वेरिएबल ले लेते बेटा। bx1 bx1। plus ny1 is equal to 1. हाँ। और अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे क्या चाहिए प्रूफ में, ए भी चाहिए कहीं से। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके ए भी कैसे बना सकता हूँ मैं इजीली, सर मल्टीप्लाई कर। दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो मुझे मिल जाएगा ए एक्स प्लस एन वाई टाइम्स बी एक्स वन प्लस एन वाई वन। ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दी और राइट हैंड साइड में 1 × 1 आ जाएगा। इससे मुझे मिल जाता है ए बी एक्स इंटू x1 प्लस ए एन एक्स इंटू y1 प्लस एन वाई
एन, ऐसा लिख लेता हूँ, एन बी वाई एक्स वन प्लस एन स्क्वायर वाई वाई वन इज इक्वल टू वन। इसको लिख सकता हूँ मैं ए बी, इससे कोई एक नया वेरिएबल बोल दिया एम, प्लस यहाँ देखिए तो इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, एन को कॉमन ले लिया और अंदर ब्रैकेट में जो भी बचा उसको एक वेरिएबल बोल दिया पी। दिस इज इक्वल टू वन, आई कैन राइट ए बी एम प्लस एन पी इज इक्वल टू वन। या फिर मैं कंक्लूड कर सकता हूँ दिस इज ऑफ द फॉर्म ए बी एक्स नॉट प्लस एन वाई नॉट इज इक्वल टू वन, यानी कि ए बी एन का जी सी डी इज वन। बढ़ेगा आगे? नहीं आएगा समझ में बेटा? हाँ सर। हाँ नहीं आया समझ में कि हाँ आया, आया, समझ आया सर। समझ सर आया। लास्ट स्टेप में, हाँ बेटा, लास्ट स्टेप सर। लास्ट है ग्रीन वाला रेड वाला। ग्रीन वाला सर। ग्रीन वाला, ग्रीन वाले में बेटा क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था, वो पूछ रहा था कि फाइंड कि ए बी और एन का एचसीएफ क्या आता है। ठीक है, और मैंने यहाँ तक की स्टेप जब मेरी देखी ना तो उसके बाद में मुझे ये मिल गया कि दिस वाज एन इंटीजर, यस ये सर। एन के साथ जो लिखा था दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये इस यस। फॉर्म का चीज मिल गया मुझे कि ए बी इंटू एक इंटीजर और एन इंटू एक इंटीजर इज वन। यस सर। तो जब भी ऐसा होता है तो वो ए एक्स नॉट या ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इक्वल्स टू डी होता है। तो यहाँ यस। जो भी लिखा रहेगा दैट इज माई एच सी एफ। यस सर, क्लियर सर। ओके ठीक। अच्छा इसके बाद में फिर ये जो हमारा एल्गोरिदम था ना उससे प्रूफ से रिलेटेड एक और इक्वेशन है, थ्योरम टाइप है। तो जो हमने अभी किया कि 21 डिवाइड बाई 15, वन जा माइनस 15 बच गया 6, फिर 15 को डिवाइड किया 2 जा माइनस 12 बच गया 3, 6 को डिवाइड किया 2 जा माइनस 6 बच गया 0। तो जो भी मेरा नॉन जीरो, जब मेरा जीरो जीरो रिमाइंडर आता है तो जो डिवीजर रहता है दैट इज माई एच सी एफ। हमें इसका प्रूफ अगर कोई पूछ ले कि ये कैसे वर्क कर रहा है या इसकी रीजनिंग क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, तो अब हमें उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखना है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि ए और बी दो नंबर हैं, इनका एच सी एफ ए कॉमा बी प्लस ए एक्स के एच सी एफ के बराबर होता है। क्या बोल रहा है वो कि ए और बी कोई भी दो नंबर ले लो आप, उनका एच सी एफ निकाल लो, या फिर ए प्लस सॉरी बी प्लस ए एक्स और ए का एच सी एफ निकाल लो, दोनों एक ही बात है। मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ प्रूफ, आप उसको थोड़ा सा रीड कीजिए और फिर कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करो कि कैसे वर्क कर रहा है। अभी बेटा मैं बार बार आपको इसलिए पढ़वा रहा हूँ, ये हम कल परसों में ना ये बुक हटा देंगे यहाँ से, लेकिन तब तक आप इसको रीड करना सीख जाओ। ये एग्जाम्पल नंबर 6 दिखाई दे रहा है क्या? इसे पढ़ के बताओ।
देखे करके। तो कैसा बोलता है वो कि ए और बी जो लिखा हुआ है, इसका इसका एचसीएफ मान लेता हूँ मैं। ए और बी का जो मेरा एचसीएफ है दैट इज डी, और फिर ए और बी प्लस ए एक्स, इन दोनों का जो एचसीएफ है दैट इज ई। अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता था ए आर प्लस बी एस इज इक्वल टू डी। कोई ना कोई ऐसा आर और एस होगा। सिमिलरली मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कोई एक ए यू प्लस बी प्लस ए एक्स इंटू कोई एक वी इज इक्वल टू ई होगा। अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि मेरा जो डी है वो ए को डिवाइड करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका एचसीएफ है। जो मेरा डी है वो बी को भी डिवाइड करता ही करता है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो ई है वो ए को डिवाइड करता है, ई जो है वो बी प्लस ए एक्स को डिवाइड करता है। इसका मतलब ई जो है वो बी को भी डिवाइड करता है, एंड ई जो है वो ए एक्स को भी डिवाइड करता है। Yes, sir. अगर ऐसी बात है तो इस रिलेशन कि डी बी को डिवाइड कर रहा है और ई भी बी को डिवाइड कर रहा है, डी भी ए को डिवाइड कर रहा है और ई भी ए को डिवाइड कर रहा है, और डी और ई दोनों ही ऐसे सबसे बड़े नंबर हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि डी ई को डिवाइड करता है या फिर ई डी को डिवाइड करता है, या फिर दोनों ही बराबर ही हैं। Yes, sir. पक्का आया समझ में? मेरे पास में दो नंबर थे, दोनों पहले अलग अलग थे। एक इसका एचसीएफ था और दूसरा इसका एचसीएफ था, लेकिन हमने देख लिया कि दोनों ही एचसीएफ अगर नंबर्स इस फॉर्म के हैं तो दोनों ही एचसीएफ सेम ही आने चाहिए, क्योंकि ऐसे सबसे बड़े एक ही नंबर हो सकता है। और अगर आप इसको देखेंगे तो फिर ये यही है 15 21 इज इक्वल टू 15 क्यू प्लस आर लिखा रहता था, और फिर हम क्यू को कुछ एम आर प्लस आर वन लिख लिया करते थे। जैसे 21 डिवाइड बाय 15 था, वन जा माइनस 15 बच गया था 6। तो ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, फिर उसके बाद में ये क्यू बन जाता है, और यही 15 मेरा घूम के, सॉरी ये आर बन जाता है, और ये मेरा 15 जो था वो घूम के यहाँ आ जाता है, ये मेरा क्यू था। और इस तरीके से मेरा प्रोसीजर चलता जाता है। इन दोनों का जो भी जीसीडी रहेगा ए और बी का, वही 15 प्लस क्यू, 15 क्यू प्लस आर का रहेगा, वही इसका रहेगा। आ रहा है क्या थोड़ा बहुत समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं हम? इन सब चीजों को आप पढ़ के देखना, जब तक आप इस पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे ना बेटा, तब तक आप सही इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत कॉमन थ्योरम है, कोई मुझे ये बताएगा दैट देयर आर इनफिनिटली मेनी प्राइम्स, कैसे बताते हैं? सर क्योंकि नंबर्स इनफिनाइट है तो फिर प्राइम नंबर्स आखिरी वाला फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए नंबर्स इनफिनाइट है इसलिए प्राइम नंबर्स भी मतलब नंबर्स के हद बढ़ते जाएंगे। ऐसा जरूरी क्यों है भाई? प्राइम नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जो खुद से या वन से ही डिवाइड हो। तो अगर बड़ा नंबर होता जाएगा तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि इसके फैक्टर्स होंगे बहुत सारे? ये सर पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी इसके फैक्टर्स। तो अगर एक कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर होगा तो फिर चांस खत्म ही हो जाता है कि ये प्राइम नंबर निकल आए। सपोज एक नंबर है, सपोज गैलरी यस सर। गूगल में आप पहुंच गए कि 1 की 100 की पावर 100 की पावर 100,
अभी इतना बड़ा नंबर हो जाता है कि इसको धरती पे लिखना मुश्किल है, इतने सारे डिजिट्स वाला नंबर और उसका कोई फैक्टर ही नहीं है। नॉट क्या पॉसिबल। इम्प्रोबेबल नहीं लगता कि ऐसा नहीं होना चाहिए? कहीं ना कहीं तो प्राइम नंबर खत्म हो जाने चाहिए। सर सर लेकिन लगता है लास्ट प्राइम नंबर ही नहीं क्योंकि मालूम, रीजन इससे फिर इन्फिनाइट बोल सकते हैं। हाँ, हमें मालूम नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि होता ही नहीं है। वो तो हमारी कमी है, हमारे कंप्यूटर इतने स्मार्ट नहीं है, हम इतने स्मार्ट नहीं। आप कैसे ये प्रूव करेंगे कि देयर आर इनफिनिटली मेनी प्राइम्स? कैसे मानूं मैं ये बात? हम नहीं जानते, ठीक है, कोई तो जानता होगा। हमने अभी इसको प्रूव किया एक तरीके से। देखो, हमने लिखा था टी एम इज इक्वल टू, इसका एक इजी प्रूफ भी है, मैं हमारे क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ एक प्रूफ बताने की कोशिश करूँ। हमने लिखा टी एम इज इक्वल टू टू की पावर एम प्लस वन। और इसमें मैं एम की क्या वैल्यू रख सकता था? कुछ भी वैल्यू हो सकती थी। एम इंटीजर था, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कितना भी बड़ा रख सकता था मैं। क्या ये बात ठीक है? ऐसे ही मेरे पास में एक दूसरा नंबर था टी एन, जो कि था टू की पावर एन प्लस वन। और हमने देखा कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दीज बोथ वर टू प्राइम। सपोज फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम होते, P1 P2 P3 ऐसे करते करते फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम होते किसी पी के तक, बस इतने ही प्राइम नंबर्स हैं। और ये सभी प्राइम नंबर्स सर किसी, फिर आखिरी प्राइम नंबर कौन सा है? अभी हमने अज्यूम किया कि हमें नहीं पता है पर हैं, जो भी होगा वो पी के मान लिया मैंने। ठीक है, ओके। कुछ है ना? अब जब मैं उसको पी के मान ले रहा हूँ तो फिर ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स किसी ना किसी एक टी एम को डिवाइड कर देंगे, सारे मिलके। क्योंकि एन तो मैं कितना भी बड़ा बना सकता हूँ, लेकिन ये दोनों नंबर तो को प्राइम है। तो अगर सारे के सारे मिलके इसको डिवाइड कर देंगे तो इसको डिवाइड करने वाला कोई नया और अनोखा या तो प्राइम होगा, या फिर ये एक अलग नया प्राइम होगा। या तो ये अपने आप में ही प्राइम नंबर होगा, या फिर एक प्राइम नंबर इनमें से ऐसा होगा जो इसके साथ लिस्टेड नहीं होगा, पर हमने तो सारे के सारे इसके साथ माने। या एक और बेटर इजी प्रूफ लेते हैं। सपोज देर आर के प्राइम नंबर्स, सिर्फ इतने ही प्राइम नंबर। तो फिर मैं ऐसा एक नंबर बना सकता हूँ ए इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू PK। पॉसिबल है कैसा नंबर? यस सर। और फिर मैंने एक दूसरा नंबर बना लिया P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू PK प्लस वन। अब बताओ, ये जो ए है और जो बी है, ये को प्राइम होंगे? Yes, sir. को प्राइम है सर, को प्राइम है। दो कंसेक्यूटिव Yes. नंबर्स हैं। और ये जो ए है एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर्स जितने भी थे दुनिया में सबसे बना हुआ है। तो दुनिया का हर प्राइम नंबर इसके अंदर है, और ये हर प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो क्या कोई भी ऐसा नंबर है जिससे ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है? नहीं है। नहीं sir. मतलब कि कोई ना कोई, पर ये किसी ना किसी नंबर से तो डिवाइड होता ही होगा ना। यस या सर। लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है, क्या पता ये खुद ही एक प्राइम नंबर हो, क्योंकि सारे प्राइम तो इसमें आ चुके थे, तो ये एक नया प्राइम नंबर है।
सर लेकिन कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर थोड़ी रहेगा अगर वन ऐड करने के बाद। ये कंसेक्यूटिव नंबर, सर मतलब वन ऐड करने के हाँ, बाद वो प्राइम नंबर थोड़ी रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? 2 और 3 नहीं है क्या? सर तो इसके अलावा कोई नहीं है ना सर इतने बड़े नंबर। ये 2 नंबर है ना। और क्योंकि सर लेकिन ऐसे, वो लगा सर हाँ, वो लगातार में नहीं आ रहे। तो फिर ये मुझे कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि 2 लगातार प्राइम नंबर आ जाएं। अगर 2 लगातार प्राइम नंबर आ ही नहीं सकते, तो मतलब कोई भी नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता जो सारे के सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो। अगर मुझे एक मैथमेटिकली इनकरेक्ट रिलेशन मिल रहा है, इसका मतलब मैंने कहीं ना कुछ गलती करी है। और इस मैथमेटिक्स में तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर एक नंबर ए है तो दूसरा नंबर उसके आगे वाला कुछ ना कुछ तो होगा ही। दो सर पर कंसेक्यूटिव A नंबर। प्राइम नहीं है। क्या बेटा? A प्राइम नहीं है। हाँ, ये भी बात है कि ए प्राइम नहीं है। दिस इज कंपोजिट, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट है वो। 2 से ज्यादा फैक्टर है उसके अंदर। आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहा है क्या आपको थोड़ा बहुत? यस यस सर। सर। ठीक है, चलो 9:45 हो गया है। अब मुझे बताओ, आप लोगों को अभी तक के उसमें कोई पुराना डाउट हो तो फिर मैं वो लेता हूँ, क्योंकि नया मैं अगर करवाता जाऊंगा और आप लोग नहीं पूछेंगे तो फिर बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। आप क्या करना, मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा। हैनोइस टॉवर देखा ना सभी ने? देखा है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर नहीं देखा। मैं दिखाता हूँ। छोटे बच्चों वाला एक गेम होता है। देखा ये गेम? यस सर। हाँ सर। इसमें रिंग्स रखनी होती है, हमें एक से एक निकाल के इधर 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 इधर, हाँ सर। है हाँ ना? ये सर देखा है। यस। तो क्वेश्चन ये है, अगर या तो हम अभी भी कर सकते हैं उसको, लेकिन होमवर्क की तरह रहे तो ही बेहतर है। ऐसा कुछ होता है कि उसमें एक रिंग, एक, दो, 3 पिलर्स हैं, और इसमें एक रिंग, उसके ऊपर दूसरी रिंग, उसके ऊपर तीसरी रिंग रहती है। टारगेट ऑब्जेक्टिव ये है कि ये ABC है, आपको ए से सारी की सारी रिंग्स उठा के सी के अंदर लेके आना है। रूल ये होता है कि किसी भी छोटी रिंग के ऊपर बड़ी रिंग नहीं रख सकते आप। दिस इज रॉन्ग। हाँ, बड़ी के ऊपर छोटी कोई भी चलेगी, सबसे बड़ी के ऊपर सबसे छोटी रख दी, चलेगा। अब ऐसा करने में, ए से सी तक लाने में कितनी नंबर ऑफ मूव्स लगेंगी मुझे, अगर मेरे पास में 3 पिलर्स और 3 रिंग्स हैं? चलो अभी कर ही लेते हैं अपन उसको, कितना टाइम बचा है। खटाक से बताओ जरा, कौन बता सकता सर 3 से 4 मूव। है? एग्जैक्ट बताओ कितनी मूव्स। सर 4 मूव। गलत। पेन चलाओ थोड़ा सा। सर 8 मूव। 8 भी गलत है शायद। सर 7। सारे के सारे नंबर तुक्के में तो नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली पता है आपको? 7। सर 5। 5 इज रॉन्ग, 7 इज करेक्ट आई थिंक। मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स चाहिए, मूव्स तो करोड़ों भी लग सकती है, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ कितनी होगी? सर 7। यस, 7 इज करेक्ट। कैसे 7?
सर वो अभी इसको इधर सरका के। मैं रिंग्स के नाम दे देता हूँ। ए, उससे छोटी वाली बी, और सबसे छोटी वाली सी। क्या करेंगे हम सबसे पहले? सर फर्स्ट मूव। सी वाली को पहले थर्ड रिंग में डालेंगे और बी वाली को सेकंड वाली में, फिर एक सी एक को एक एक बी एक एक करके वाले के बताओ। ऊपर डालेंगे। एक एक करके, पहले सी वाली को थर्ड में ले गए, फिर हाँ, बी को सेकंड वाली में, बी को सेकंड में ले गए, उसके बाद सी को सेकंड वाली में बी के ऊपर, सी को सेकंड वाली में बी के ऊपर, फिर ए को थर्ड वाली में, ए को थर्ड वाली में, सी को फर्स्ट वाली में, सी को फर्स्ट वाली में, बी को थर्ड वाली में बी को थर्ड वाली में, और सी को थर्ड वाली में। सी को थर्ड वाली में। शाबाश। तो फिर अब मुझे सारी की सारी रिंग्स थर्ड वाली के अंदर मिल जाती है। दिस इज 7 मूव्स, है ना? अब अगला क्वेश्चन। मेरे पास में अब 4 रिंग्स हैं, फिर से यही करना है। फाइंड द नंबर ऑफ मूव्स। सर इस बार भी तीन ही पिलर सर। 3 ही पिलर्स है बेटा। सर 9 मूव। 9 मूव्स कम पड़ जाएंगी बेटा। सर 14। 14 भी थोड़ी कम पड़ जाएगी बेटा। सर 16 मूव्स। 16 ज्यादा हो जाएंगी। सर 15। 14 कम पड़ जाएगी, 16 ज्यादा हो जाएगी, तो 15 ही लगेगी। 15 मूव्स। अब मेरे पास में ना 5 रिंग्स हैं। कोई बता सकता है खट से कितनी मूव्स लगेंगी? बहुत ही इजी है बताना। सर देखो, 23। 31। थर्टी सर वन 21। 31 मूव। शाबाश। सर वो इंटू डबल +1 होगा। यस, जो हमारा आंसर आ रहा है वो इन डबल करके +1 आ रहा है। कैसे आ रहा है? सी, इस तरीके से काम हो रहा है। जब मेरे पास में 4 रिंग्स थी ना, तो फिर मैं क्या कर रहा था? जब मेरे पास में 4 रिंग्स थी, तो मैं ऐसे, अरे यार, तो मैं कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकता था उसको। सपोज मैंने सिर्फ 3 ही रिंग्स अज्यूम कर ली, कि मेरे पास 4 नहीं 3 ही है। तो इन 3 रिंग्स को इस वाले पिलर में ले जाने के लिए कितने मूव्स लगने वाले हैं? 7 मूव्स, है ना? हमने देखा कि एक पिलर से दूसरे पिलर में 3 रिंग्स को ले जाने के लिए 7 मूव्स लगते हैं। तो अब मेरी ऊपर की 3 रिंग्स इसके अंदर आ चुकी हैं। फिर मैं क्या करूंगा? जो सबसे नीचे वाली रिंग थी, इसे उठा के लास्ट वाले में पटक दूंगा, तो मुझे एक और मूव लग गया। और फिर इसकी जो 3 रिंग्स थी, इसे इसमें ले जाऊंगा, तो फिर से 7 मूव लगेंगे मुझे। तो 7 + 7, 14 + 1, 15 मूव्स लगते हैं मुझे 4 रिंग्स के लिए। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास में 4 रिंग्स की जगह 5 रिंग्स होती, तो क्या करता मैं? 31 + 31 + 1।
Sir, नहीं अभी 63. 63. हाँ फिर से गिनो, सिर्फ 5 ही हैं। पहले इन 4 को मैं इसके अंदर मूव करता, विच वॉज 15 मूव्स। फिर इस एक को इसके अंदर मूव करता, +1। और फिर इन चारों को इसमें मूव कर देता, +15। सो आई गेट 31 मूव्स। ठीक है, इस चीज को लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। हम ऐसा लिखेंगे कि जब मेरे पास में 3 रिंग्स थी, तो सपोज n मूव्स लग रहे थे, जो कि हमें पता है 7 है। बट उससे भी मैं लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास 3 रिंग्स थी तो n मूव्स लग रहे थे। तो अगर 4 रिंग्स थी तो फिर 2 टाइम्स T3 +1 मूव लग रहा है। अगर मेरे पास में 5 रिंग्स थी तो 2 टाइम्स T4 +1 मूव्स लग रहे थे। अगर मेरे पास में m रिंग्स थी तो 2 टाइम्स Tm-1 +1 मूव्स लग रहे थे। इस चीज को हम बोलते हैं रिकर्शन प्रॉब्लम। कंप्यूटर साइंस में बहुत ही ज्यादा काम पड़ता है। सर रिकर्शन का मतलब क्या होता है? रिकर्शन यानी किसी एक चीज को बार 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 करना। जैसे रिकरिंग नंबर्स होते हैं ना हमारे, तो कोई एक चीज अगर मेरी बार बार रिपीट हो रही है, सम प्रोसीजर इज गेटिंग रिपीटेड कंटिन्यूअसली, तो उसे हम रिकर्शन बोलते हैं। कि जो एक काम पहले किया वही काम दोबारा किया, फिर वही काम किया, फिर वही काम किया। ठीक है, तो जो हमारा Tm और Tn वाला क्वेश्चन था ना, तो वो इसी फॉर्म का एक क्वेश्चन था। तो आप क्या करना, दिस इज योर होमवर्क, कि एक तो पहले कल प्लीज वो बुक पढ़ के आना है आपको। ठीक है, उस बुक को पढ़ना, एटलीस्ट 7 to 8 पेजेस तो आप रीड करने की कोशिश कीजिए। उसमें दिए हुए क्वेश्चंस आप रीड करके देखो और मुझसे उसके डाउट्स पूछो। है ना, अगर मैं ही बोलता रहूंगा ना बेटा, तो फिर आप 1-2 दिन में बोर हो जाओगे और थक जाओगे, आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब तक आप खुद नहीं करके देखेंगे। और मैं होमवर्क ज्यादा इसलिए नहीं देना चाह रहा हूँ ताकि आप फंसे नहीं। पहले मैं रीड करना सिखाना चाह रहा हूँ आपको, आप उतनी मेहनत करो बस, और पूछो, फिर मैं आपको होमवर्क देना चालू करता हूँ। आज का आपका होमवर्क ये रहेगा। ऐसे एक जोसेफ्स प्रॉब्लम है, आपने नंबर 5 सुना है क्या? यूट्यूब चैनल, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है। नहीं सर। नंबर 5 नाम का एक यूट्यूब चैनल है, बहुत ही बढ़िया यूट्यूब चैनल। ठीक है, उस पर मैथमेटिक्स की ही वीडियोस हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स की वीडियोस डालता है वो, और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो उसमें एक जोसेफ्स प्रॉब्लम है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देख रहा है क्या? ये नंबर 5 चैनल का नाम है, ऐसा पाई जैसा सिंबल बना हुआ है उसके ऊपर। आप लोग क्या करना कि इस वीडियो को स्टडी करना, और फिर कल मुझे बताना कि इसके अंदर क्या रिकर्शन फॉर्मूला यूज हो रहा है और कैसे वो प्रॉब्लम काम कर रही है। ठीक है, कल फिर मैं किसी भी एक बच्चे को पकड़ूंगा। अब इससे अच्छा होमवर्क कुछ नहीं दे सकता हूँ मैं आपको, एक यूट्यूब वीडियो देखने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कल मैं किसी बच्चे को पकड़ूंगा और उसको बोलूंगा कि वो प्रॉब्लम क्या थी, वो मुझे बताए, और उससे उसने क्या सीखा, उसमें क्या फॉर्मूला यूज हो रहा था, और कैसे उस गेम को खेल सकते हैं। चलेगा क्या? हमारी आज की क्लास हम लोग यहाँ रोक, ठीक, फिर उसके बाद में कल मिलते हैं बेटा। कल या तो आप इस वाली बुक के कुछ क्वेश्चंस करके लाएं और मुझसे कुछ डाउट्स पूछ लें, तो फिर मैं आपको दूसरी बेटर बुक्स और ज्यादा प्रॉब्लम्स देना चालू करूं। नहीं तो फिर इसी को मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा और फिर ऐसी क्लास चलती रहेगी तो कुछ ठीक नहीं रहेगा। है ना? चलो, आप मीटिंग लीव कर सकते हो।
किसी को डाउट हो तो रुक जाना। बाय सर। ओके बेटा। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा।